ज्योग्राफी के टॉपिक सिर्फ पढ़ के याद रखने की कोशिश करना। हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव। अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम गुप्त काल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और गुप्त काल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्त काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये सब चीजें होने वाली हैं हमारे साथ। ठीक है, आज आशा करता हूं कि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव। अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आशा करता हूं कि किसी को भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी थी। पीडीएफ की टेंशन ना लो, पीडीएफ आज की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैंने फ्राइडे को मैंने दोनों पीडीएफ सेंड कर दी थी आपको, थर्सडे की और फ्राइडे की, दोनों की। ठीक है ना। तो अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव पर आप सभी का स्वागत है। हमारी एक पूरी टीम है, चंचल कुमार शर्मा सर, मधुकर कोटवे सर, मैं भूपेंद्र सिंह, सुनील सर और संतोष सर आपके अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव पर यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यूपीएससी और एमपीपीएससी में भी अपीयर्ड हुआ हूँ। गेट क्वालिफाइड किया है, एमए किया है इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। आगे हम लोग बात करते हैं। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि टाइमिंग क्या है। सुनील सर 9 बजे 2 बजे पढ़ाते हैं, चंचल कुमार शर्मा सर 1 बजे और 3 बजे पढ़ाते हैं। अभी कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। 7 बजे और 9 बजे मैं पढ़ाता हूं आपको। 4 बजे और 8 बजे मधुकर कोटवे सर पढ़ाते हैं। 10 बजे और 12 बजे एसके शर्मा सर पढ़ाते हैं। इसी के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको पूरी की पूरी एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये पेपर फर्स्ट से संबंधित टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें 11 टेस्ट होंगे। इसमें वीकली मॉक टेस्ट होंगे। आपके पेपर सेकंड होगा, इसमें सेकंड पेपर में 8 टेस्ट मिलेंगे, ये भी वीकली होंगे। सीसेट में कम टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसके साथ साथ वीकली मॉक टेस्ट होंगे। 2020 तक आपको 49 टेस्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज तो आपको मिल गई, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी आपको मिलेगा, है ना। इसमें आपके पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपको प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। साथ साथ में आपको ऑप्शनल कोर्स भी देखने को मिलेगा। एक ऑप्शनल कोर्स नहीं, आपको सारे के सारे ऑप्शनल कोर्स एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से एक्सेस करने को मिल जाएंगे। समझ में आया। आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप पीछे मेरे देख रहे हो, सारे के सारे टॉप एजुकेटर को आप एक्सेस कर सकते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। यानी कि 1 साल का अगर आप कोर्स लेते हो तो सारे के सारे एजुकेटर को आप एक्सेस कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे कि यहां पर बच्चों के हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है। जैसे 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का कोर्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो कि एक बार डेमो लेना चाहते हैं कि प्लस क्लास कैसी होती है। 3 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं जो अपना ऑप्शनल पेपर है उसको करना चाहते हैं। 6 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी कर सकते हैं ज्वाइन जो कि आपातकालीन स्थिति में कि मतलब भाई पेपर देना ही देना है अब तो वो कर लें। इसके साथ साथ 1 साल और इसके साथ साथ 2 साल का पेपर कोर्स है, वो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा एक बहुत बड़ा समय लेती है, इसलिए 1 साल और 2 साल का कम से कम आपको समय चाहिए। 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में यूपीएससी क्लियर होने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ जो इसकी फीस है, इसकी फीस 40,000 रुपये इसकी फीस है, लेकिन आपको 40,000 रुपये पे नहीं करने हैं। आप BS लाइव कोड को यूज करोगे, BS इसको आपको भूलना नहीं है। जब भी आप इसको यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी फीस होगी 36,000 रुपये आपकी फीस होगी। प्लस कोर्स में आपको जो मिलेगा यहाँ पर 30 घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। अन्य कोचिंग में 5 से 6 घंटे की क्लास मिलेगी। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको चैनल एक्सेस करने को मिल जाएंगे। अन्य कोचिंग में आप जाओगे तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से आप स्विच नहीं कर सकते हैं, यानी कि बैच आप नहीं चेंज कर सकते हैं। 77 टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। अन्य कोचिंग में 5 से 6 टीचर ही आपको पढ़ाएंगे और हर महीने यहाँ पर नया कोर्स लॉन्च होता है। तो यहाँ पर हर महीने नया कोर्स लॉन्च होता है, तो पुरानी पद्धति के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाया जाता है, नई पद्धति के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे
सेकेंड जो फीस है, मतलब जो 2 साल की फीस है वो 64,000 रुपये फीस है। फिर से आप BS लाइव कोड को आप यूज करोगे, इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट फिर से मिल जाएगा। आपकी फीस होगी 57,600, केवल 57,600। इतनी कम कीमत में आपको कोई भी UPSC का सिलेबस नहीं मिल पाएगा 2 साल के लिए। 2 साल में आप सारा का सारा कोर्स कर सकते हैं, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, साथ साथ में आपको क्या है स्ट्रैटेजी भी मिलेगी साथ साथ में आपको। और एक टीचर का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर से उसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ये सुविधाएं भी आपको इसमें मिलने वाली हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ साथ आपको क्या है, इसके साथ साथ आपको NCERT समरी मिलेगी, ऐसे राइटिंग मिलेगी, आंसर राइटिंग मिलेगी, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो कोई टेंशन करने वाली आपको कोई बात नहीं है। आप बस प्लस कोर्स को ज्वाइन करो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो। अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पहले प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करोगे तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो ऐसी विंडो आपको खुली दिखाई देगी। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप देखना चाहते हो कि भाई के प्लस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाता है तो प्लस कोर्स में आप इस तरह से डेमो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पे कुछ ऐसी विंडो दिखाई देगी, 1 मंथ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल। इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ इतनी फीस दिखाएगा 40,000, लेकिन 40,000 रुपये आपको पे नहीं करनी है। आपको BS लाइव ये आपको आपके जो पैसे हैं वो बचा देगा। आपकी जो फीस 40,000 रुपये है वो रिड्यूस होके 36,000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद आपका प्लस कोर्स है वो ज्वाइन हो जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। NCERT आज से स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, आज 9 बजे NCERT की क्लास होने वाली है। प्रवीण कुमार, दीपक नागर, सोनू भट्ट, श्रद्धा प्रसाद, प्रवीण कुमार, अजीत कुमार, रितु रानी, नेहा कश्यप, हेमलता पटोरिया, शारदा, दीपू कुर्मा कुमार, आकांक्षा देवी, अलका सिंह, सोहन, मनीष तिवारी, रोशन कुमार, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है ना। PDF सबको मिलेगी, यश ठाकुर और सहकारी बागरे। ठीक है ना। सभी लोग लाइक करते जाओ साथ साथ में। ठीक है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा, तो बीच में कोर्स छोड़ के मैं आपसे चला जाऊंगा। ठीक है, नाराज हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। तो लाइक भी ठोकते जाओ साथ साथ में, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। जैसे ही आपका लेक्चर हो जाएगा वैसे ही आपको गुप्त जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी। डिटेल में मैंने आपको एक गुप्त साम्राज्य है उसको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। लास्ट में हम एक प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, साथ में मेंस आंसर राइटिंग भी हमारी हो जाएगी। ठीक है। लास्ट में हम एक प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे, तो उसको जरूर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो जाएगी। केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। जितने भी आसपास के लोग हैं सबको बुला लाओ और कह दो कि भाई हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ठीक है। तबीयत थोड़ी सी खराब है, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आए तो सहन कर लेना, क्योंकि इतना बीमार होने के बाद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो हमारी जो शुरुआत है वो गुप्त साम्राज्य से हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हमने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और बहुत सारे जो वंश हैं, जो प्राचीन वंश थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है गुप्त साम्राज्य। ये साम्राज्य है बहुत महत्वपूर्ण है। आर्ट एंड कल्चर में से बहुत सारे इसमें से क्या है सवाल आते हैं और बहुत सारे इसमें से चीजें बन जाती हैं प्रीलिम्स में भी और क्या नाम से मेंस में भी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम बात करते हैं गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है। संस्थापक की हम लोग बात करते हैं तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की संस्थापक की थी। और ये कुषाण, इससे पहले जो कुषाण थे ना, कुषाण के शासक, कुषाण के ये सामंत थे। आपको पता है किसी देश को संचालित करने के लिए हम लोग किसी देश को संचालित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामंत को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री होते हैं ना अलग अलग देश में, ऐसे ही पहले के जमाने में सामंत नियुक्त कर दिए जाते थे। अब क्या होता, जैसे ही केंद्र का शासन है, अगर वो
कमजोर हो जाता तो ये जो सामंत हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे। इसी प्रकार से जो श्रीगुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, जैसे ही कुषाण शासक थे कमजोर हुए, उसके बाद श्रीगुप्त ने अपना जो शासन है उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद हमारे गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। गुप्त साम्राज्य की जो अवधि है, धन्यवाद, कंप्लीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं तो 319 से 550 ईस्वी तक ये लोग संचालित करते रहे। पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने शासन किया था 319 ईस्वी में। देखो, शासन की स्थापना तो कर दी थी श्रीगुप्त ने। अब इसके बाद जो बहुत सारे राजा हैं वो बीच में आएंगे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां एवं सैन्य अभियान, कहते हैं इसको भारत का नेपोलियन। समझ में आया? नेपोलियन तो फिर भी हारा था, लेकिन समुद्रगुप्त फिर भी नहीं हारा था, एक भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त की फिर विभिन्न नीतियां सैन्य अभियान में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर फायान का विवरण बताएंगे हम कि गुप्त साम्राज्य के बारे में उसने क्या कहा था। इसके बाद हम बात करेंगे कुमारगुप्त के बारे में, महेंद्र द्वितीय के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नरसिंहगुप्त, बालादित्य, इसने इतना अच्छा काम नहीं किया था। फिर भानुगुप्त के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ये जो चीज है गुप्तकालीन विशेषताएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रशासन के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और समाज की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समाज की विशेषताएं क्या हैं। इतना चैप्टर हमारा नहीं हो पाएगा। जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को हम कल करेंगे। ठीक है, विशेषताओं को हम कल करेंगे। कल हमारा जो सेशन होगा उसमें हम विशेषताओं को करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग जो है यहां पर हम खत्म कर देंगे, भानुगुप्त पे हम लोग खत्म कर देंगे। और भानुगुप्त पे खत्म करने के बाद हम लोग जो है एक प्रीवियस ईयर का पेपर है वो ले लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक किया और गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, 319 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की अपने शासन की, और अपने शासन में बहुत सारे इन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक जो सुधार किए थे। इन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए, और इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने हिंदू धर्म के जो समर्थक थे उनको बहुत बढ़ावा दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। तो राज्याभिषेक की बात करते हैं, 319 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि गुप्त संवत की शुरुआत इसने की थी। ठीक है, और क्या है, महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ले ली, मतलब अपनी मर्जी से ही महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ले ली। समझ में आया? कोई भी युद्ध लड़ा, जीत लिया, तो भाई उपाधि इन्होंने ले ली। समझ में आया? जैसे हम लोग आज लेते हैं पीएचडी की उपाधि, वैसे इनको भाई कोई भी युद्ध जीता, इन्होंने खुद ने ही महाराजाधिराज है उसकी उपाधि धारण कर ली। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, तो फिर इनका जो नाम है, नाम के आगे महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम इनका नाम हो जाएगा। समझ में आया? इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, अतः इससे उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ठीक है, आपको पता है कि वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं, और वैवाहिक संबंध के माध्यम से दूसरे राज्य को आराम से जीता जा सकता है, या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूसरा राज्य हम पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो लड़की है उसका विवाह इस राज्य से हुआ है। तो वैवाहिक संबंध की शुरुआत मौर्य काल से ही हो चुकी थी, और ये चाणक्य की सबसे एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। तो लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी से इनका विवाह हुआ, और इन्हीं से ही इनको समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध लड़े, और इन्होंने हर युद्ध में हमेशा जीत हासिल की। इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। समझ में आया? अब महत्वपूर्ण जो आता है वो समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में लाइक करते जाओ, लाइक ठोको। ठीक है, हमारा टारगेट है, देखते हैं 500 लाइक हमें मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। एनर्जी के साथ पढ़ो। ठीक है,
इसकी उपाधियों की बात करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की है ना। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। उपाधियों की बात करते हैं तो समरसत इन्होंने उपाधि धारण करी, सरवरा जो छेदा इन्होंने की, अश्वमेघ पराक्रम और काच की इन्होंने उपाधि धारण की। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा अश्वमेघ पराक्रम किस राजा ने उपाधि धारण की थी, स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाएगा। यूपीएससी में तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाई दिया है। देखो इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त थे वो एक तरह से संगीत को बहुत महत्व स्थान देते थे। इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा जो संगीतकार थे उनको संरक्षण दे रखा था, और जो भी संगीतकार इनको देश विदेश का जो भी इनको पसंद आता, जिसकी भी तारीफ ये सुनते तो उसको अपने जो शासन में बुला लिया करते थे। और इनके जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों में भी संगीत का वर्णन देखने को मिलता है। इनके सिक्कों में भी संगीत का वर्णन देखने को मिलता है। इनको वीणा वादक भी कहा जाता है, मतलब वीणा बजाते हुए सिक्कों में इनको देखा गया है। तो इनको बात की जाती है समुद्रगुप्त की, तो इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इनके सिक्कों में। तो आप समझ सकते हैं कितने सिक्के मतलब ये संगीत प्रेमी थे। साथ ही इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी संगीत में निपुण एक राजा थे, इनको भी संगीत आता था और ये वीणा वादक थे और वीणा को बहुत अच्छे तरीके से ये बजाया करते थे। साथ युद्ध कौशल के साथ साथ इनको जो संगीत था, संगीत का कौशल भी इनको हासिल था। आगे हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां या सैन्य अभियान। देखो विभिन्न नीतियां या सैन्य अभियान के माध्यम से ही कोई राजा है वो राजा बनता है, उसकी जो नीतियां हैं वो सही होंगी और सैन्य नीतियां जो होंगी वो सही होंगी, तभी अपने प्रशासन को वो आगे बढ़ा पाएगा। आगे हम बात करते हैं क्या इनकी सैन्य नीति थी। आगे हम लोग बात करते हैं क्या सैन्य नीति थी इनकी। समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां, सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान की जानकारी उसके दरबारी हरिशैन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। एक हरिशैन था और उसकी कृति थी, मतलब उसकी रचना थी प्रयाग प्रशस्ति। देखो मैं आपको बताऊं कि जो राजा हुआ करते थे, राजा के युद्ध के शासनकाल या शासनकाल के समय या फिर युद्ध के समय एक इतिहासकार मतलब इतिहास को लिखने का काम एक दरबारी किया करता था। उनके दरबारी का नाम था हरिशैन, और हरिशैन ने उन्होंने एक कृति लिखी प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति थी वो समुद्रगुप्त के शासन से संबंधित थी। इस प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हमें इतिहास को जानने का मौका मिलता है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल किस तरह का रहा होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियां किस प्रकार की रही होंगी। तो ठीक है, तो एक इतिहास को समझने का एक वो और है, मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत सारे साक्ष्य होते हैं, उसके माध्यम से हम इतिहास को समझते हैं। उसमें से एक था दरबारी के द्वारा जो इतिहास लिखा जाता है, उसके माध्यम से भी हम शासन है उसको समझने का, इतिहास को समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आपको ये भी याद रखना है कि गुप्त वंश था, गुप्त वंश ने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा वरीयता दी थी। आपको पता है मौर्य काल के बाद कुषाण काल आया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत महत्व दिया था और कम से कम 600 साल तक बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहा था। लेकिन जैसे ही गुप्त वंश आया, गुप्त वंश ने हिंदू धर्म की स्थापना करी और हिंदू धर्म को वापस रिवाइव किया। ठीक है, ये बात तो शुंग वंश से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि शुंग वंश था वो भी एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है ना, और शुंग वंश के द्वारा जो पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे जो बुद्ध जो मॉन्क थे, बुद्ध जो भिक्षु थे, उनको मारा, पीटा और अपने राज्य से उन लोगों को भगा दिया। इसी प्रकार से आपको जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में आपको हिंदू धर्म से संबंधित सारी की सारी चीजें मिलेंगी। बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म से संबंधित आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। इनके जो आपको सिक्के मिलेंगे, बहुत सारे यज्ञ यहां पर होंगे, मतलब बहुत सारी गतिविधियां जो होंगी जो वैदिक कर्म कांडों से संबंधित होंगी। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर लिया। तो जो प्रयाग प्रशस्ति थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन नहीं है, साथ ही इसकी मृत्यु का उल्लेख भी नहीं है। मतलब कि
समुद्रगुप्त अपने आप को विजेता कहते थे हमेशा, और इन्होंने बोला कि इन्होंने ये कहा करते थे कि मैं कभी भी मौत से नहीं हारूंगा। तो इन्होंने अपने दरबारी से कहा कि अगर मेरी कभी मौत होती भी है तो मेरी मौत को कभी भी मेरे इस ये प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कभी लिखना मत। तो उनके साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन ये प्रूफ है कि आज तक उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ का भी वर्णन नहीं मिलता। अश्वमेघ का मतलब ये होता है, अश्वमेघ यज्ञ का मतलब ये होता है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक उस राजा का अधिकार होगा। अगर वो किसी के प्रशासन या किसी राजा के क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है, तो उस राजा से उसको या तो क्या नाम से उसको उसका क्षेत्र है वो देना पड़ता है अश्वमेघ यज्ञकर्ता को, या फिर क्या है उससे युद्ध लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि अश्वमेघ यज्ञ के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इन्होंने डायरेक्टली अपने प्रशासन को डायरेक्टली युद्ध के माध्यम से जीतने का प्रयास किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। समुद्रगुप्त ने विजयी अभियान के क्रम में विभिन्न राज्यों के प्रति अलग अलग नीतियां अपनाई। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं कि कोई भी एग्जाम है वो एक ही नीति से पास नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आप एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे की आप तैयारी करते हो तो आप कभी भी एक नीति यानी कि यूपीएससी की नीति अलग होती है, बैंक की नीति अलग होती है, रेलवे की नीति अलग होती है, ऐसे ही एसएससी की नीति अलग होती है। इसीलिए इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को जीतने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। कोई भी व्यक्ति है वो एक ही नीति के साथ पूरा प्रशासन नहीं संभाल सकता है। हर एक राज्य के साथ उसे अलग अलग नीतियां बनानी पड़ती हैं। जिस प्रकार से अकबर ने अपने प्रशासन को संभालने के लिए हर राज्य के लिए अनेक अनेक नीतियां अपनाई, किसी के साथ संधि की, किसी के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, तो किसी के साथ डायरेक्टली युद्ध किया, है ना, और किसी को तो डायरेक्टली आत्मसमर्पण ही करवा दिया। इसीलिए इसी प्रकार से जो हमारे समुद्रगुप्त थे, इन्होंने हर राज्य के लिए अनेक नीतियां बनाई और वो नीतियां सफल भी हुई। इसीलिए इन्हें एक कुशल राजा कहा जाता है, जो उसे प्राचीन भारत के अनोखे साम्राज्यवादी के रूप में स्थापित करती है। इन सैन्य अभियानों के कारण स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। देखो, नेपोलियन तो फिर भी युद्ध हार गया, लेकिन ये थे समुद्रगुप्त हमारे, वो आज तक युद्ध नहीं हार पाए। चंचल सर आएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए, है ना, आप टेंशन ना लो। चंचल सर आएंगे, हमें आशा है, हमें विश्वास है, जरूर हम लेके आएंगे। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना। मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है स्मिथ के द्वारा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाए तो ज्यादा सार्थक लगता है वैसे, है ना। लेकिन ब्रिटेन वाले मूर्ख थे जो नेपोलियन की संज्ञा दे रहे हैं, है ना। नेपोलियन से कई गुना आगे थे ये। नेपोलियन तो एक बार मतलब वो तानाशाह बन गया था, लेकिन भारत का जो समुद्रगुप्त थे, उनके प्रशासन में सभी के सभी लोग खुशी थे। उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो दृष्टिकोण था वो भी काफी अच्छा था, वरना नेपोलियन तो तानाशाह बन गया था। आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो ढंग से, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां या सैन्य अभियान के बारे में। तो एक एक कर इनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी, कौन कौन से ऐसे विभिन्न अभियान थे जो इनके द्वारा चलाए गए थे। साथ साथ में लाइक करते जाओ, जो भी बच्चे नए आए हैं लाइक करना है। 500 का टारगेट है, ठीक है, 500 का टारगेट है, क्रॉस कर देना है इसको, ठीक है। समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियां या सैन्य अभियान तो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने अपनी नीतियां अलग अलग संचालित की थी अलग अलग राज्यों के लिए। आगे हम बात करते हैं, किंतु समुद्रगुप्त यूरोप के नेपोलियन से इस रूप में अलग और श्रेष्ठ दिखाई देते हैं कि समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुए। उसका साम्राज्यवादी विस्तार उसके राज्य के विनाश का कारण नहीं बना, जबकि जो वो थे नेपोलियन, उनका जो साम्राज्यवादी जो विचार था वही उनके पतन का कारण बना। लेकिन समुद्रगुप्त के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना तार्किक नहीं होगा। यूपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्या स्मिथ के द्वारा कहा गया कथन
कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये उचित है या फिर अनुचित है? इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है। क्यों? क्योंकि एक रीजन तो यह है कि साम्राज्यवादी पतन का कारण नहीं था किसका? समुद्रगुप्त का, लेकिन साम्राज्यवादी होना किसका कारण था पतन का? नेपोलियन का। यह बात हम लोगों ने कर ली। आगे हम बात करते हैं, जबकि नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार के क्रम में स्पेन रूस पराजय हुई, राष्ट्रों की संघ ने उसे अंतिम रूप से पराजित कर उसे निर्वासित कर दिया। साम्राज्य विस्तार के क्रम में हुई पराजय ने नेपोलियन के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, मतलब नेपोलियन स्पेन रूस से भी हारा और राष्ट्रों की संघ की जो सेना थी उसने इसको निर्वासित कर दिया। और मुझे बताओ कि नेपोलियन को कौन से आइलैंड पर भेज दिया गया था सजा काटने के लिए? ठीक है, आगे हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने विजय अभियान के क्रम में निम्नलिखित नीतियां अपनाई, क्योंकि नीतियों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक नीति है राज्य प्रसमोद्धरण की नीति। इसका मतलब यह है राज्य को जीतकर प्रत्यक्ष रूप से मिलाने की नीति। ठीक है, कि राज्य को जीत लिया और राज्य को जीतने के बाद प्रत्यक्ष रूप से उसको अपने साम्राज्य में स्थापित कर लिया। एक तो नीति ये थी। आगे हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत यानी कि उत्तरी भारत का अभियान कर मगध के आसपास के क्षेत्र को जीतकर उन्हें गुप्त साम्राज्य का अंग बना लिया। आपको पता है कि जो गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त था, जब श्रीगुप्त थे उस टाइम पर, श्रीगुप्त थे वो कुषाण के सामंत थे। उस टाइम पर ये जो हमारे पहले जो आए चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने इतना बड़ी भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे बड़े जो आते हैं वो समुद्रगुप्त आते हैं। इन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई और उन नीतियों में आती है राज्य प्रसमोद्धरण की नीति, और इस नीति में डायरेक्ट युद्ध करो और जीतो। ठीक है, युद्ध करने के बाद इन्होंने क्या है, मगध के आसपास के क्षेत्र को, आपको पता है अच्छे से, जैसे मैं बात करता हूं कि ये हमारा इंडिया है, सॉरी इंडिया ऐसा नहीं होता है, ये हमारा इंडिया है। तो उस समय पर जो हमारा पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र में मौर्य वंश, कुषाण वंश, मतलब जितने भी वंश आए, तो ये पूर्वी क्षेत्र हमारा संपन्न था, क्योंकि यहां पर लगातार गंगा का पानी था और यहां के जो संसाधन थे वो इसको एक तरह से परिपूर्ण कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए गुप्त वंश के लिए पूर्वी राज्य को जीतना बहुत जरूरी था। मतलब भारत का जो पूर्वी राज्य थे उसको जीतना बहुत जरूरी था। उसमें मगध क्षेत्र था वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है ना? तो मगध क्षेत्र जीत लिया गया, तो एक तरह से उनकी ये बहुत बड़ी नीति थी। तो पहली नीति के बारे में हम लोगों ने बात किया कि राज्य को जीतकर डायरेक्ट हम उन लोगों ने मिला लिया। दूसरी है सर्व कर दाना या करण्य की नीति। उल्टा सीधा नाम है, संस्कृत का नाम है, आप देख लेना। ठीक है ना, मुझे तो भाई दिक्कत होती है बोलने में। समुद्रगुप्त ने सीमांत क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य को पराजित कर उन्हें कर के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो सीमांत के क्षेत्र थे। सीमांत के क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा राज्य है, ये हमारे राज्य हैं, तो राज्य के जो दूर के जो मतलब बॉर्डर के जो क्षेत्र होते हैं ना, उसको सीमांत क्षेत्र बोलते हैं। अब इन सीमांत क्षेत्रों को क्या नाम से हरा दिया और हराने के बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम अपना शासन तुम संभालो, और लेकिन मुझे टाइम टाइम पर भाई कर दिया करो, क्योंकि समुद्रगुप्त को मालूम था कि इतना विशाल साम्राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ के लिए उन्होंने कर को सौंप दिया कि भाई तुम अपना शासन करते रहो और टाइम टाइम पर मुझे कर देते रहो, क्योंकि उनको मालूम था, उनको भय था कि समय समय पर इस राजा के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई कर देते रहो। तीसरी उनकी नीति थी परिचारीकृत नीति। संस्कृत का शब्द है थोड़ा सा, तो आपको समझना पड़ेगा। आठविक जातियों को पराजित कर उन्हें परिचायक या दास बनाया। ठीक है, यानी कि एक ये थी परिचारीकृत नीति, यानी कि पहले उनको हराया और हराने के बाद उनको दास बना लिया। इस प्रकार की जातियां थी, वो कमजोर जातियां थी, जनजातियां टाइप की थी। इनके पास इतने सैन्य उपकरण नहीं थे कि ये समुद्रगुप्त की सेना को हरा सकें, इसलिए डायरेक्टली इनको दास बना लिया गया। ठीक है, चौथी थी कन्योपायन की नीति। अब देखते हैं कन्योपायन की नीति क्या होती है समुद्रगुप्त की। विदेशियों को पराजित कर उनकी कन्याओं का विवाह गुप्त वंश में करना और तत्पश्चात उन्हें गुप्त वंश की गरुड़ मोहर का प्रयोग करने की अनुमति देना। समझ में आया? तो जो विदेशी आक्रमण थे उनके उनकी जो कन्याएं हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंध बनाने के बाद उनको
उनको क्या है, अपने राज्य में मिला लिया। समझ में आया? तो ये सब बातें हो गई, ये सब बातें हो गई। साथ साथ में लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ। थोड़ा पानी पी लूं, पानी पी लूं, थोड़ा सा पानी पीना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात कर ली कि जो समुद्रगुप्त थे उनकी कौन कौन सी नीतियां थी। एक तो पहली नीति ये थी कि राज्यों को जीत लिया, राज्यों को जीतने के बाद प्रत्यक्ष रूप से उसको मिला लिया। दूसरी नीति थी कि भाई सीमांत के क्षेत्रों में, सीमांत के क्षेत्रों को क्या नाम से कर देने के लिए बाध्य करना। चौथी नीति थी, तीसरी नीति थी इनकी कि ऐसी जनजातियां जो कि कमजोर थी उनके क्षेत्र को डायरेक्ट मिलाकर उनको दास बना लिया जाए। और चौथी नीति थी कि विदेशी जो आक्रामक हैं उनकी कन्याओं के साथ विवाह करके आगे बढ़ाया जाए। बात करते हैं समुद्रगुप्त की और कौन सी नीति थी। यह है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। संस्कृत का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है समुद्रगुप्त की नीति में। और जो हरीश सेन था, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, वो भी संस्कृत में लिखी हुई है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उनसे धन प्राप्त कर उन्हें राज्य पुनः सौंप दिया। इस नीति को बोलते हैं धर्म विजय की नीति। आप समझ सकते हो ना कि मतलब 12 जो राज्य थे दक्षिण भारत के, उनने एक संघ बनाया और संघ बनाने के बाद भी वो समुद्रगुप्त से नहीं जीत पाए। और ऐसा ही कुछ नेपोलियन के साथ भी हुआ था कि नेपोलियन भी जो यूरोप की जो संघ थे उनसे उसने लड़ाई की थी और वो जीता भी था, लेकिन एक टाइम के बाद वो हार गया था। लेकिन समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के जो 12 राजाओं के संघ थे उनको हराया और हराने के बाद उनको राज्य वापस कर दिया। और इसके बदले में उन्होंने बोला कि भाई मेरे को इतनी राशि चाहिए, इतने पैसे मुझे चाहिए, इतने तुम लौटा दो और उसके बाद जो है मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप भी साथ साथ में मेरे शासन के संचालन में आप भी ध्यान रखोगे। ये बात हम लोगों ने कर ली। तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने समुद्रगुप्त के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बात कर ली है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे अपने राज्य के। ठीक है, बात करते हैं इनका अन्य नाम क्या था। इनका अन्य नाम देवश्री या देवराज या फिर देवगुप्त के नाम से भी इनको हम लोग जानते थे। अच्छा, अजवाइन खाने से खांसी ठीक हो जाएगी? देखो, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनका अन्य नाम देवश्री, देवराज या देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। तो इसी तरह वाकाटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। तो कदव वंश में अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया। अतः वाकाटक वंश के सहयोग से पश्चिम भारत के शकों को पराजित किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी, जैसे हमारे जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो नीति थी वो क्या थी? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध में इन्होंने अपनी जो बेटी है उसका भी विवाह किया और साथ में अपने बेटे का भी साथ साथ में विवाह किया। कुबेर नाग से विवाह किया, राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और कदव वंश में अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह किया। ठीक है ना। और वाकाटक के सहयोग से पश्चिम भारत, यानी कि ये जो हमारा भारत है पश्चिम भारत में शक थे और शकों को पराजित कर उनको क्या है? बाहर कर दिया। और इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवा दिए। ठीक है, ये उनकी एक विशेषता है। सेकेंड हम बात करते हैं
चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, ये स्तंभ भी आपका महत्वपूर्ण स्तंभ है। कई बार पूछा गया है कि महरौली में जो स्तंभ है वो किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, और ये लौह स्तंभ जो है आज भी इसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें प्रमुख थे कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, ठीक है, और धन्वंतरी। आप मुझे बताओ कि कालिदास के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, वराहमिहिर थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे, अमर सिंह किस लिए प्रसिद्ध थे, और धन्वंतरी किस लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये आप बता दो मुझे, वरना मैं आपको नेक्स्ट यानी कल वाले लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो भी शासन होता है, जैसे मराठा साम्राज्य हुए तो मराठा साम्राज्य में भी 9 रत्न हुआ करते थे, अकबर का साम्राज्य हुआ उसमें भी 9 रत्न हुआ करते थे। तो ये 9 रत्न के माध्यम से क्या है कि सारा का सारा प्रशासन जो होता है ना वो सही रूप से संचालित होता है। ठीक है, तो इन्होंने 9 रत्न की स्टार्टिंग कर दी थी उस टाइम पर। तो ये वराहमिहिर थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, ये उनके 9 रत्न में से भी महत्वपूर्ण लोग थे। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ज्योतिषी के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अवधारणा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इसीलिए गुप्त वंश को एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त वंश इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने विकास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री फायान आया, जो लगभग 399 से 414 ईस्वी तक रहा। मैंने कहा ना आपसे कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि फायान किसके शासन में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो फायान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दरबार में, और कईयों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कईयों बार। ठीक है, तो फायान आया और फायान ने अपना जो ग्रंथ है उसने वर्णन किया, गुप्त वंश के बारे में लिखने का प्रयास किया। ठीक है, कि गुप्त वंश के शासन था, किस प्रकार से संचालित होता है, किस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण था, किस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण था, ये सब फायान ने लिखा गुप्त वंश के बारे में। आगे हम बात करते हैं फायान का विवरण इंडिया के बारे में क्या लिखा। साथ साथ में लाइक करते जाओ। थोड़ी क्या नाम से तबीयत खराब है, मौर्य एम्पायर हो चुका है, मौर्य एम्पायर में करवा चुका हूं। ठीक है ना, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी होगी वो शुरू से ही स्टार्ट होगी। आपको टेंशन लेने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी टेंशन मेरी टेंशन है। ठीक है, साथ साथ में लाइक करते जाओ, भूला मत करो। हमारा रोज का टारगेट 500 का होता है, 500 का टारगेट आप लोग पूरा कर दो। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे कथन हैं वो लिखे थे, देखते हैं क्या बोलते हैं। फायान के बचपन का नाम कुंग था, कोई मतलब नहीं है, जिसका उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों का अध्ययन करना था। फायान ने चीन पहुंचकर अपना विवरण फो क्यों की के नाम से लिखा। इसमें किसी गुप्त शासक का नाम नहीं मिलता है। देखो ऐसा है कि फायान जब आया था चीन से भारत में, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी ग्रंथ है उसका अध्ययन किया जाए, और उसके अध्ययन करने के बाद उसको चाइना में ले जाया जाए। तो बौद्ध धर्म का इस समय पर क्या है, पतन का समय चल रहा था, क्योंकि गुप्त वंश है जो है एक तरह से जो ब्राह्मण धर्म है उसको प्रोत्साहन दे रहा था। लेकिन इस जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से विदेशी लोग इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जो फायान है, फायान को भेजा, और फायान का नाम कुंग था।
इसका जो मेन मकसद ये था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना है, और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इसने अपना विवरण फो क्यों की के नाम से लिखा। सुनो मेरी बात सुनो, इसको भी आप याद कर लेना, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह किसके द्वारा लिखी गई किताब है। समझ में आया? तो यह फायान के द्वारा लिखी गई किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं, फायान ने कहा, फायान का जो वो था ना विवरण, उसमें हम मुख्य बातों की बात करते हैं। फायान ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग सुखी थे, मकान का पंजीकरण नहीं होता था, दंड विधान उधार था, मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी, मांस मदिरा लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता था। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, अब ये प्रश्न है ना, कभी भी यूपीएससी पूछ सकती है भाई, ऐसे प्रश्न पूछ लेती है वो, क्योंकि एक बार उसने एक प्रश्न और पूछा था। किसके बारे में पूछा था ये याद नहीं आ रहा, मैंने डिस्कस करवाया था आपको 9 बजे की क्लास में, ठीक है। तो मकान का पंजीकरण उस समय पर नहीं होता था। हाँ, मौर्य साम्राज्य के बारे में था, मौर्य साम्राज्य के बारे में था, मेगास्थनीज के विवरण के बारे में था कि मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के विवरण में क्या क्या लिखा था। समझ में आया? ये प्रश्न आ चुका है, तो हो सकता है कि फायान से संबंधित प्रश्न भी आ जाए कि फायान ने भारत के संबंध में कौन कौन से विवरण दिए। ठीक है, तो पहली बात याद कर लेना, मकान का पंजीकरण नहीं होता था, दंड विधान उधार था। ठीक है ना, दंड को उधार दे सकते थे कि मतलब आपका दंड, मतलब आपको कोई दंड मिला है तो आपका दंड मैं ले सकता था और मैं आपको कुछ प्रदान कर दूं या पैसे वैसे मैं आपको दे दूं। ठीक है ना, ये भी एक तरह से प्रचलित था। लेकिन मृत्यु दंड बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है ना कि जब मौर्य साम्राज्य का उदय हो रहा था, चाणक्य ने दंड को बहुत कठोर बनाया था, और कठोर दंड की वजह से वहां पर भ्रष्टाचार भी बहुत कम हो गया था। ठीक है ना, लेकिन यहां पर कठोर दंड की प्रावधान नहीं था। इसके साथ साथ मांस मदिरा लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता था। आपको समझ में आना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म था, और ब्राह्मण धर्म को ये मानते थे, और बहुत सारे जो मतलब ब्राह्मण थे उनको संरक्षण प्रदान किया था, बहुत सारे मंदिर इन लोगों ने बनवाए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये खुद लोग ना तो मांस मदिरा का सेवन करते थे, ठीक है, और ना ही अपने साम्राज्य में ये लोग जो है इसका इस्तेमाल करने देते थे। इससे कहते हैं कि इससे जो अनैतिक जो गतिविधियां हैं वो आती हैं, मानसिक उत्पीड़न इससे होता है, इसलिए मांस मदिरा लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला, फायान ने चांडालों का विस्तृत विवरण देते हुए कहा, जब वे नगर से सीधे प्रवेश करते थे तो उन्हें सड़क पर एक डंडे से आवाज करते हुए चलना पड़ता था ताकि लोग मार्ग से हट जाएं और उनकी छाया से अपवित्र होने से बच जाएं। इस तरह समाज में अस्पृश्यता मौजूद थी। देखो, आप समझ रहे हो ना कि गुप्त वंश आया। गुप्त वंश क्या है? ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, वैदिक ग्रंथों का समर्थक था, ठीक है। और एक चांडाल जो होते हैं, चांडाल जो होते हैं, ये एक तरह से क्या होता है, अपवित्र जाति मानी जाती है। तो जब भी ये जाति जाती थी मतलब किसी सड़क से, तो उनको डंडे से आवाज करनी पड़ती थी कि उनकी छाएं, मतलब जो परछाई जो होती है, परछाई भी ना पड़ जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से वेदों में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, किस प्रकार से वेदों की अनैतिक व्याख्या कर दी गई है ना। तो वही हम समझने का प्रयास करेंगे एनसीईआरटी के सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या था, ठीक है। और क्या बात है, फायान ने लिखा कि लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। कपिलवस्तु, श्रावस्ती और कुशीनगर उजड़ गए थे, जो व्यापार में गिरावट को सूचित करता है। मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश का जो व्यापार था एक तरह से बिल्कुल ठप पड़ चुका था। यहां पर क्या है, एक तरह से अविस्मृति आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रोम साम्राज्य से मुख्य रूप से व्यापार हुआ करता था, गुप्त साम्राज्य का। लेकिन रोम में क्या है, सामंती व्यवस्था आ गई। सामंती व्यवस्था आने के कारण विकेंद्रीकरण हो गया, और विकेंद्रीकरण होने के कारण जो व्यापार था उसका विविधीकरण हो गया। मतलब भारत के अलावा और भी देश थे, उनसे व्यापार होना स्टार्ट हो गया। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि गुप्त काल में सूती वस्त्र उद्योग अपने चरम स्थिति पर था। तो एक तरह से सूती वस्त्र उद्योग भी है वो भी ठप पड़ गया। क्यों ठप पड़ गया? उसका निर्यात ठप पड़ गया, क्योंकि रोम साम्राज्य ने चीनी लोगों से रेशम बनाने का तरीका सीख लिया था। रेशम बनाने का तरीका सीख लिया तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग भी ठप पड़ गया, क्योंकि हम जो है रेशम से बहुत सारी जो उत्पाद हम लोग बनाया करते थे। इसलिए व्यापार था वो क्या नाम से बहुत
बेकार चल रहा था गुप्त वंश में। आगे हम बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त की। चलो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं, इसने अश्वमेध यज्ञ किया। आपको पता है कि समुद्रगुप्त ने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, आपको इसको मालूम होना चाहिए। बाकी जो बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, यह कार्तिकेय का उपासक था। ये शैव धर्म का समर्थक था। मैं आपको बताया था कि शैव वैष्णव धर्म आ चुके थे। इसने सिक्के पर मयूर की आकृति बनी हुई थी, इसके सिक्के पर मयूर की आकृति बनी हुई थी। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय भी इसे कहा जाता है। सबसे बड़ी जो इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अब आप मुझे बताओ कि नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किस मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था, उसका नाम बताओ। तो पहली बात तो अश्वमेध यज्ञ किया गया था। आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जितनी दूर तक वो जाता है उसके शासन में वो क्षेत्र आ जाता है। ठीक है ना? शैव धर्म के उपासक थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि नालंदा महाविहार की इन्होंने स्थापना की थी और नालंदा विहार को ही नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। इंटरेस्टिंग और भी टॉपिक है इनके बारे में, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है वो? ये है कुमारगुप्त के समय मंदसौर अभिलेख की रचना उसके दरबारी वत्स भट्टी ने की। किसने की? वत्स भट्टी ने की, जिसमें उल्लेख है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, किसकी? रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया और धनुष बाण बनाने लगे। इस विवरण से भारत रोम व्यापार में गिरावट का पता चलता है, क्योंकि भारत से रेशम की मांग कम होने से रेशम व्यवसाय से जुड़े लोग अपने पेशे छोड़ने लगे थे। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था कि चीन लोगों से जो रोमन साम्राज्य के लोग थे उन्होंने रेशम बनाने की जो विधि थी वो अपना ली थी, है ना? तो रेशम व्यापार एक तरह से ठप हो गया था। तो रेशम से जुड़े जो व्यापारी लोग थे वो अब रेशम ना बनाते हुए उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़कर धनुष बाण बनाने का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि भारत साम्राज्य में बहुत सारे युद्ध लड़े जाते थे, धनुष बाण की बहुत डिमांड थी। इसीलिए हमारा जो गुप्त काल का जो पूरा व्यापार है वो ठप पड़ चुका था, क्योंकि रोम व्यापार में गिरावट आ चुकी थी। आप इससे मालूम कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं पांचवा जो गुप्त साम्राज्य का आगे जो हमारा जो है गुप्त वंश का शासक वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने हुण आक्रमणकारियों को पराजित किया था। इसी अभिलेख में जूनागढ़ के गवर्नर पर्ण दत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित का उल्लेख है, जो गिरनार का प्रशासक था। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। स्कंदगुप्त का देखो, मैं आपको बताता हूं कि इतिहास को समझने के लिए हमें क्या है, एक तरह से अभिलेख को समझना बहुत जरूरी है। अभिलेख के माध्यम से भी हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अभिलेख से जानकारी मिलती है, वो भी जूनागढ़ में पाया गया था। इसमें लिखा गया है, इसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि इन्होंने हुण जो थे, हुण आक्रमणकारी थे। आपको पता है शक, हुण, कुषाण ये सब थे विदेशी आक्रमणकारी थे। ये हुण आक्रमणकारियों को पराजित इसने किया था। इसका साक्ष्य मिलता है किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना? इसके साथ साथ क्या है, सुदर्शन झील का भी इसने निर्माण करवाया था। और यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। आगे जो हमारा है वो है नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य, ठीक है। जितने भी नए आते जा रहे हैं लाइक करते जाओ, ठीक है।
यह है हमारा नरसिंह गुप्त बालादित्य। इससे संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं? यह बौद्ध मत का अनुयायी था, यह बौद्ध मत का अनुयायी था। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी गुप्त वंश के शासक हुए हैं इसके पहले वाले, वो ब्राह्मण धर्म को क्या नाम से समर्थन देते थे, लेकिन ये एक था जो पहला इंसान आया, नरसिंह गुप्त बालादित्य, ये बौद्ध धर्म का मता अनुयायी था। देखो ऐसा है कि इसका भी मन था, वो धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं ना उससे दूर हो चुका था कि फालतू में बलि दी जा रही है, इतनी पूजा अर्चना यज्ञ किए जा रहे हैं, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा वैसा। तो इसने अपने दरबार में एक बौद्ध मॉन्क था, वो उसको बुलवाया, उससे इसने दीक्षा ग्रहण की और इसके बाद ये बौद्ध मतानुयायी बन गया। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, गुप्त काल में। इसके साथ साथ इसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल शैव मत का अनुयायी था। ठीक है ना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसने क्या नाम से जो हुण शासक है, हुण शासक जो है उसको इसने हरा दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लास्ट वाला, यह है भानुगुप्त। इस भानुगुप्त के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और यह प्रश्न कईयों बार पूछा जा चुका है, 1000 बार पूछा जा चुका है कि ऐरण अभिलेख से किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। तो सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था इतिहास को समझने में जो अभिलेख हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ऐरण अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, कईयों बार पूछा जा चुका है, इसको रट मारना अच्छे से। इस तरह सती प्रथा की जानकारी का यह प्राचीनतम उल्लेखनीय साक्ष्य है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली किस किस के बारे में। हमने बात करी गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में हम लोगों ने बात करी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। श्रीगुप्त ने इसका स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम थे, वो पहले व्यक्ति थे श्रीगुप्त के बाद जिन्होंने शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा धीराज की उपाधि ली, गुप्त वंश की शुरुआत की, गुप्त संवत की शुरुआत की। इसके बाद समुद्रगुप्त आए। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या है, समुद्रगुप्त एक तरह से संगीत के प्रेमी थे। समुद्रगुप्त ने बहुत सारी नीतियां बनाई और इसके बाद क्या है, इन्होंने अलग अलग सैन्य अभियान भी चलाए और इन्होंने बहुत सारे जो विस्तार की नीतियां हैं, साम्राज्य विस्तार की नीतियां इन्होंने अपनाई। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए जो कि अलग अलग नीतियों से संबंधित थे, है ना। एक तो था राज्यों को जीतकर प्रत्यक्ष रूप से मिलाने की नीति, कि राज्य को जीत लिया, प्रत्यक्ष रूप से मिला दिया। इसके बाद क्या है, सीमांत राज्यों से डायरेक्ट कर लेने की विधि। तीसरा था कि जातियों को दास बना लिया जाए। चौथा था कि वैवाहिक संबंध बना लिया जाए। आगे हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियों में ही। तो एक नीति और थी कि ये लोग 12 राज्य से साउथ के लोगों से लड़े थे। साउथ के लोगों से लड़ने के बाद उन्हें अपना राज्य सौंप दिया और उनसे एक भारी भरकम जो रकम थी वो वसूल ली। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है ना, इन्होंने भी वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया। इसी के टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि चीनी यात्री फायान यहां पर आया। ठीक है, और फायान का जो मुख्य मकसद ये था कि धर्म ग्रंथों की हमें वो करनी है, अध्ययन करना है, और उसको वो चीन में ले गया। ठीक है ना, इसने बहुत सारे विवरण लिखे इंडिया के बारे में कि मध्य प्रदेश के लोग सुखी थे, मकान का पंजीकरण होता नहीं था, मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती थी, मांस मदिरा और लहसुन का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और थी कि चांडालों को अस्पृश्य माना जाता था और चांडालों को लकड़ी से आवाज कर चलना पड़ता था जिससे उनकी छाया भी कभी ना पड़ जाए। ठीक है, इसके समय पर यानी गुप्त शासन के समय पर जो विदेशी व्यापार था वो अपनी चरम सीमा पर था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि इसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और इसने हुण आक्रमणकारियों को हरा दिया था। फिर हम बात कर रहे थे नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में, तो इसने भी, ये था बौद्ध मत का अनुयायी था। ठीक है ना, इसने भी हुण शासक के साथ सामना किया और उसको भगाया। भानुगुप्त के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है कि ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिलता है। गुप्तकालीन की विशेषता आज नहीं हो पाएंगी, इसीलिए हम जो है कल चंचल सर को बहुत जल्दी बुला लिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना। इस प्रकार से हमने गुप्त साम्राज्य की हम लोगों ने बात कर दी है। टेलीग्राम को आप
देख सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं, क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मौर्यकालीन मूर्तियां शानदार और पॉलिश युक्त तो थी, परंतु इनकी कोई स्पष्ट मूर्ति निर्माण शैली नहीं थी, ठीक है, जैसा कि गांधार या मथुरा कला शैली में देखने को मिलता है। फिर भी मौर्यकालीन मूर्तियां विशिष्ट हैं, विश्लेषण कीजिए। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। मौर्यकालीन मूर्तियां शानदार तो थी, लेकिन कोई स्पष्ट मूर्ति निर्माण शैली का विकास देखने को नहीं मिलता है। कंपैरिजन करना है हमें गांधार शैली से और मथुरा कला शैली से। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। चूंकि मैं करा चुका हूं मौर्यकालीन, तो मौर्यकाल करा चुका हूं, तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा। भूमिका हम देखते हैं, भूमिका हमें कैसे बनानी पड़ेगी। भूमिका हम लोग देखते हैं, बहुत जल्दी है वो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, बहुत जल्दी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म का आविर्भाव भारत के कलात्मक उत्थान में सहायक है, सहायक सिद्ध हुआ। प्राचीन काल की अधिकांश विधाओं में बौद्ध धर्म की प्रमुखता रही है। समझ में आया? ये हमने भूमिका में लिख दिया। विषय वस्तु में हम लोग लिखेंगे मौर्यकालीन मूर्तिकला के अध्ययन हेतु साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की भरपूर उपलब्धता है। यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में साहित्य यानी बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ हैं जिनमें बौद्ध धर्म का साक्ष्य देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के खुद के ग्रंथ हैं, ठीक है ना। त्रिपिटक मैंने आपको बताए थे, दीपवंश मैंने आपको बताया था, है ना, जातक मैंने आपको बताए थे। इसके साथ साथ क्या है, पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं जिसमें बुद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। साहित्यिक स्रोतों में अपस्तंभ, ग्रहसूत्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लेना। अपस्तंभ, ग्रहसूत्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। तथा पुरातात्विक स्रोतों में मौर्यकालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में प्राप्ति यह साबित करती है कि मौर्यकाल में मूर्तियां रही हैं, ठीक है ना। बहुत सारी मौर्यकाल में बहुत सारी जो मूर्तियां हैं उसका निर्माण किया गया था। आपको पता है कि मौर्यकाल के समय से ही जो अशोक स्तंभ था, जो अनोखा था, उसको भी लिया गया है, हमारे भारत सरकार के द्वारा उसको अपनाया गया है। आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषता। देखो पहले हम लोगों ने प्रश्न में भूमिका हम लोगों ने बना ली, 2 लाइन की या 1 लाइन की आप लोगों को भूमिका बना लेनी है। भूमिका के बाद हमें थोड़ी सी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा समझा दो हम लोग, ठीक है। हमने विषय वस्तु के बारे में भी हम लोगों ने ढंग से समझा दिया। इसके बाद हम डायरेक्ट फिर क्या है विशेषता पर आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषता थी। मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषता की बात करते हैं तो ये चमकदार पॉलिश, मूर्ति की सजीव भाव अभिव्यक्ति, यानी कि उनकी जो पॉलिश की गई थी वो चमकदार पॉलिश की गई थी और मूर्तियां ऐसी लगती थी कि मतलब एक तरह से ये जिंदा मूर्तियां हैं। सजीव भाव की अभिव्यक्ति इसमें होती थी, यानी कि ऐसा लगता था कि इन मूर्तियों में जीवन है। एक एकाश्मक पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ, यानी कि एक ही पत्थर के द्वारा पूरी जो मूर्ति है उसका निर्माण किया जाता था। मतलब एक मूर्ति में अलग अलग पत्थरों का यूज नहीं किया जाता था। उनके कलात्मक शिखर पत्थरों पर पॉलिश करने की कला इस काल में इस स्तर पर पहुंच गई कि आज भी अशोक की लाट की पॉलिश शीशे की भांति चमकती रहती है। अशोक की लाट की पॉलिश जो है, अशोक जो स्तंभ है उसकी जो पॉलिश है वो आज भी चमक मारती है। आप समझ सकते हो कि मौर्य काल में चमकदार पॉलिश अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। सेकंड विशेषता है अशोक के स्तंभ से तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंध का खुलासा होता है। मतलब अशोक के बहुत सारे स्तंभ थे, उसमें दिखाई देता है कि किस तरह से विदेश से संबंध बनाए गए थे। यह भी विशेषता हमें देखने को मिलती है। देखो हम बात कर रहे हैं मूर्तिकला के बारे में, तो स्तंभों को भी हमने देख लिया है। मौर्यकालीन पत्थर और मिट्टी की तो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन धातु की कोई मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। मौर्यकालीन पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां तो मिली हैं। देखो ये प्रश्न भी अक्सर बन जाएगा आपको प्रीलिम्स में कि बताओ कि कौन कौन सी मूर्तियां मौर्य काल में बनी गई हैं। तो आप हमेशा ये याद रखना कि मौर्य काल में धातु की जो मूर्ति है वो कभी नहीं बनी है। धातु की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं बनी है। आगे हम बात करते हैं मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर
किया जाता था, यानी कि सांचे में उसको कुर दिया, किसी भी मैटर को, मिट्टी विट्टी को या फिर क्या नाम से पत्थर को, उसके बाद मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के विषय में। मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के विषय में, यानी कि पशु पक्षी, खिलौना, मानव, अर्थात इन मूर्तियों का निर्माण गैर धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब धार्मिक मूर्तियों का ही निर्माण किया जाता था, इसमें गैर धार्मिक चीजें हैं उसका भी निर्माण किया जाता था, जैसे कि पशु पक्षी, खिलौना और मानव। आगे हम लोग बात करते हैं धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमें क्या लिखना है। प्रस्तर अधिकांश शासकों द्वारा बनवाई गई हैं, फिर भी किसी देवता को प्रस्तर मूर्ति में नहीं ढाला गया है। मतलब मूर्तियां तो बहुत सारी बनाई गई हैं, लेकिन पत्थर की जो मूर्तियां हैं किसी देवता की नहीं बनाई गई हैं। पहली जो पत्थर की मूर्ति बनी है वो बुद्ध भगवान की बनी है, वो भी कुषाण के टाइम पर बनी है, और कुषाण के टाइम पर जो गांधार शैली है वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आगे हम बात करते हैं मौर्य काल में प्रस्तर मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर और पारखम, यानी ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, से प्राप्त यक्ष मूर्ति में चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर है ना, और मूर्ति में चित्तीदार, यक्ष की कोई मूर्ति थी उसमें चित्तीदार जो लाल पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया था। मेरी बात सुनो, आर्ट एंड कल्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसी ही चीजें और ऐसे ही प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। ठीक है ना। मौर्य काल की मूर्तियां अनेक स्थानों जैसे कि पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला। आप मुझे बताओ कि वैशाली का वर्तमान समय क्या है। मथुरा, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, सारनाथ आदि से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कला, सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के समय मूर्तिकारों को सर्वोत्तम माना गया है। समझ में आया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे पारखम से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति। दिगंबर प्रतिमा जो कि लोहानीपुर पटना में स्थित है, धौली उड़ीसा में स्थित है, का हाथी तथा दीदारगंज जो कि पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तियां मौर्य काल के विशिष्ट उदाहरण हैं। देखो इस तरह से अगर आपको मालूम होगा ना कि कौन कौन सी चीजें हैं वो बनाई गई थी, जैसे आपको ये पता है कि धौली उड़ीसा से पाई गई थी, यक्षिणी की मूर्तियां हैं वो पटना में पाई गई थी, है ना। तो आपके जो तथ्य है ना वो मजबूत बन जाते हैं कि आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ यार इस लड़के को कुछ ना कुछ जानकारी तो है। इसलिए आपको क्या है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें भी याद करना पड़ेगा, फैक्चुअल चीजों को आपको एग्जाम्पल के माध्यम से डालना पड़ेगा। ठीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सींगों की आकृति तथा उसके नीचे बल्लरी की आकृति अशोक कालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है। हम बात कर रहे हैं सारनाथ में जो स्तंभ बना हुआ है उसमें 4 सिंह है। ठीक है, उसके साथ नीचे की बल्लार की आकृति है, अशोक काल की सबसे बेहतरीन मूर्ति मानी जाती है। आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी कौन सा है, सारनाथ का। सारनाथ में जो स्थिर अशोक स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे हम बात करते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला पर ईरानी एवं यूनानी कला का भी प्रभाव पड़ा है। आपको पता है कि मौर्य काल के समय ईरान से और यूनान से संबंध थे हमारे देश के, तो जो मूर्ति कला है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहां पर मौर्य काल में जो मूर्तियां बनाई गई थी उसमें जो मूर्तिकार थे वो यूनान से भी आए थे और ईरान से भी आए थे, तो कहीं ना कहीं तो वो चीजें देखने को मिलेंगी। निष्कर्ष की हम लोग बात करते हैं, आपको संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष आपको लिखना है। आपका ये जो हो गया आपका ये हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम आते हैं, एनसीईआरटी लेके आएंगे 9 बजे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी का पहला हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, क्योंकि ये है कि तबीयत खराब थी फिर भी ले रहे हैं लेक्चर आपके, है ना। तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।